Hello friends, today I am here with a topic of biochemistry again and that is enzyme kinetics. So let's start with derivation of Michaelis-Menten equation. The sequence of events in an enzyme catalyzed reaction is represented as, अगर हम किसी भी प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों बाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और एंजाइम फ्री हो जाएगा। अगर हम रिएक्शन की फॉर्म के अंदर देखें तो जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है ये दोनों K1 कांस्टेंट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर हम K2 कांस्टेंट की बात करें तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो वो दोबारा एंजाइम और सबस्ट्रेट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा और फर्दर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स K3 कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और एंजाइम को फ्री कर देगा। ये सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है एंजाइम काइनेटिक्स की, वेयर K1, K2 एंड K3 आर द रेस्पेक्टिव रेट कांस्टेंट। अब माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस के अंदर क्या है कि कुछ एजम्पशंस हैं कि अगर वो एजम्पशंस फुलफिल होंगे तो ही हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस को फॉलो कर सकते हैं। तो ये 5 एजम्पशंस हैं। नंबर पहला, द अबव सिस्टम इन्वॉल्व सिंगल सबस्ट्रेट एंड सिंगल प्रोडक्ट, कि अगर हम जिस भी प्रोसेस की बात करें उस प्रोसेस के अंदर या उस सिस्टम के अंदर स्टार्टिंग के अंदर सिंगल सबस्ट्रेट होना चाहिए और लास्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी सिंगल होना चाहिए। सेकंड, द सिस्टम इज एट स्टेडी स्टेट। अब हम स्टेडी स्टेट की बात करें तो स्टेडी स्टेट क्या होता है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ES मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अब ऐसा कांस्टेंट कब होगा कि जिस रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसी रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन भी हो रहा है। फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट से, और ब्रेक डाउन होके वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट और एंजाइम फ्री कर रहे हैं। इस को हम कहते हैं स्टडी स्टेट। थर्ड पॉइंट है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए किससे, एंजाइम की कंसंट्रेशन से। क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया हो तो एंजाइम की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। ए कैटालिस्ट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज और एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन द ओवरऑल प्रोसेस। तो अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें तो पूरा प्रोसेस एंजाइम पे डिपेंडेंट है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दे ही नहीं पाएगा। इस रीजन से हमेशा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को एंजाइम की कंसंट्रेशन से ज़्यादा रखा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स क्या है कि अगर किसी भी प्रोसेस के थ्रू ES कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को या उस प्रोसेस को हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, कि जो भी प्रोसेस है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही फुलफिल होना चाहिए। क्योंकि एंजाइम का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। तो रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो विदाउट एंजाइम्स भी कंप्लीट होती हैं, ठीक है, बस उसमें क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होंगी। तो जिस भी प्रोसेस के अंदर ES कॉम्प्लेक्स नहीं बना है वो भी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में नहीं आएगा। लास्ट, इफ़ द रिएक्शन हैज़ स्टार्टेड देन इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड, कि जो भी प्रोसेस स्टार्ट हुई है उसका कंप्लीट होना भी ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रोसेस जैसे फॉर एग्जांपल 4-5 स्टेप्स की प्रोसेस है और उसको थर्ड स्टेप पे रोक दिया गया है तो उस प्रोसेस को भी हम एंजाइम काइनेटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पांचों एजम्पशंस जो फुलफिल करेंगे उस प्रोसेस को ही हम माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के अंदर लेंगे, ठीक है। अब डेरिवेशन पे आते हैं बेटा। एट स्टेडी स्टेट, है ना, एट स्टेडी स्टेट के अंदर क्या है, द रेट एट विच ES कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इज सेम एज द रेट एट विच इट इज़ ब्रोकन डाउन। हमने एट स्टेडी स्टेट की बात की थी कि जिस रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसी रेट से उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। अब अंडर दीज कंडीशंस इक्वेशन नंबर 1 कैन बी यूज्ड टू डेराइव द रेट इक्वेशन। देखिए जो हमने इक्वेशन फर्स्ट की बात की है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट है और वो ES कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फिर आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उससे हम इक्वेशन नंबर 2 को डेराइव कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि देखो हमने इसमें क्या किया है, जो K1 कांस्टेंट है ना, K1 कांस्टेंट के साथ हमने एंजाइम को लिया है। ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं। तो जो K1 है इसके साथ क्या है, एंजाइम और S। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 पे दोबारा ध्यान देंगे तो जो K1 कांस्टेंट है उसका काम क्या था,
एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों को बाइंड करा के ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना। अगर हम देखें कि अगर हमने बात की थी कि एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, इसने आगे K1 और K2 के साथ ES कॉम्प्लेक्स बनाया, आगे K3 के साथ प्रोडक्ट और एंजाइम। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो इसमें क्या है कि अगर हम एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात करें तो एंजाइम और सबस्ट्रेट किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ K1 कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है? एंजाइम सबस्ट्रेट वो किसके साथ है? K1 के साथ। ठीक है, क्योंकि K1 कांस्टेंट और किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो ये बीच के अंदर एरो है जहाँ पे हमने K1 और K2 लिखा हुआ है ये। तो अब यहाँ पे जब भी हम इस एरो के बाद की बात करते हैं, इस एरो के बाद क्या है? ES कॉम्प्लेक्स है ना, तो वहाँ पे इक्वल टू आ जाता है। अब देखो जो ES है वो ES किसके ऊपर डिपेंडेंट है? K2 के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और K3 के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? K2, ठीक है, जो कि ब्रैकेट में ES पे भी डिपेंडेंट है, और जो K3 है वो भी ES पे ही डिपेंडेंट है। ये दोनों ES पे डिपेंडेंट है, इसको यहाँ पे इसलिए प्लस करके लिखा गया है। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है ये क्या है? K1, ठीक है, जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है, फिर इक्वल टू आ गया। जो ES है, ES अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो K2 पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और फर्दर प्रोसीड की बात करें तो K3 पे डिपेंडेंट है। इसीलिए यहाँ पे ES को प्लस करके लिखा गया है K2 प्लस K3। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है ES को हमने कॉमन ले लिया, और रेट कांस्टेंट K2 प्लस K3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गया ना आप सबको दोस्तों? इक्वेशन नंबर 2 ही इसमें समझने वाली चीज़ें हैं कि जो K1 कांस्टेंट है वो सिर्फ E और S पे डिपेंडेंट है, और जो K2 और K3 कांस्टेंट है वो दोनों ES के ऊपर डिपेंडेंट, इसलिए इन दोनों को प्लस करके लिखती है। आगे फर्दर जो प्रोडक्ट है और एंजाइम जो फ्री हुआ है वो किसी भी रेट कांस्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए आगे कुछ भी नहीं आया है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमने इक्वेशन नंबर 1 से डेराइव कर लिया। इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया है? हमने ES को कॉमन ले लिया है। आगे देखो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया है? सब रेट कांस्टेंट को एक साथ ले लिया है। तो हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या किया? एंजाइम और सबस्ट्रेट नीचे ES कॉम्प्लेक्स K2 प्लस K3 अपॉन K1। अब ये सारे के सारे जो थे K2 प्लस K3 अपॉन K1, ये सब क्या है? रेट कांस्टेंट है ना। इन सभी को हमने एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, जिसको हमने क्या बोला है? Km, जो कि है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 क्या हो गई है? ES अपॉन ES इक्वल टू Km। आगे अब हमें क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंडेंट होगी? ES के ऊपर, क्योंकि देखो वेलोसिटी हम तब निकाल सकते हैं कि जब कोई भी सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट एंड में जाके उसका प्रोडक्ट बनाए। जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक हम कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। अगर हम फॉर एग्जांपल ले कि किसी को भी कोई भी प्लेस है A, उससे प्लेस B में जाना है, इसके बीच की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। अगर वो उसकी स्पीड निकालना चाहेगा तो ऐसा नहीं है कि वो प्लेस A से चला है और 10 किलोमीटर में जाने में उसको 30 मिनट्स लगे थे तो वो कह देगा जी मैं B तक 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि जब वो प्लेस A से चला 10 किलोमीटर में उसको ट्रैफिक जाम मिला हो, कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, और हो सकता है कि आगे का जो रास्ता है वो बिल्कुल हाईवे की तरह हो, बिल्कुल क्लियर हो, तो वो आगे 15 मिनट में कवर कर ले, तो 45 मिनट के अंदर वो प्लेस A से प्लेस B तक पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो जब तक वो टोटल डिस्टेंस को कवर नहीं करता तब तक हम स्पीड नहीं निकाल सकते। वैसे ही जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी कब निकलेगा? जब ES कॉम्प्लेक्स जो बना है वो K3 कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है? K3 कांस्टेंट पे, जो कि क्या करेगा? ES कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है? एंजाइम के ऊपर। जहाँ पे भी एंजाइम काइनेटिक्स या जिसमें भी एंजाइम इन्वॉल्व है उसकी बात करेंगे तो जो भी प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस एंजाइम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जो Vmax है वो किस पे डिपेंडेंट है? टोटल नंबर ऑफ एंजाइम के ऊपर, कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे सबस्ट्रेट के साथ ES कॉम्प्लेक्स बना लें, मतलब K3 कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। तो जो V मैक्सिमम होगा, V मैक्सिमम क्या आएगा? K3 इंटू ई टी क्या है? ई टोटल, कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स K3 कांस्टेंट के साथ आ जाए। K3 कांस्टेंट के साथ आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना होगा।
अब हम बात करते हैं फ्री एंजाइम्स की। फ्री एंजाइम्स कैसे निकलेंगे? जो ई टोटल है उसमें से माइनस कर लो ई एस। जैसे फॉर एग्जांपल 100 एंजाइम्स थे हमारे पास और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 70 बन गए हैं, तो हमें अगर फ्री एंजाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 17 इक्वल टू 30, तो हमारे पास फ्री एंजाइम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, तीन चीज़ें निकाली हैं, इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी और फ्री एंजाइम्स। ये तीनों हमने क्यों निकाला है, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 4 था उसमें हमें वैल्यू पुट करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 7 है इसके अंदर हम ई टी की वैल्यू, देखो ई टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से मिल जाएगी हमें, और ई एस की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 5 से मिल जाएगी। तो यही देख लेते हैं हम कि जो ई टी है, ई टी की वैल्यू क्या होगी, जो K3 है वो अपॉन में चला जाएगा, तो वी मैक्स अपॉन K3, ये तो वैल्यू हो गई ई टी की, है ना। और ई एस की वैल्यू क्या होगा, जो K3 है ये V के नीचे चला जाएगा, तो V अपॉन K3, ये वैल्यू है ई एस की। तो आगे देखिए, है ना, हम क्या कर रहे हैं, ई एस की वैल्यू और ई टी की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जहाँ पे ई टोटल था, ई टोटल की जगह क्या आ गया, वी मैक्स अपॉन K3, और ई एस की जगह क्या आ गया, V अपॉन K3। इनका एलसीएम ले लेंगे तो वी मैक्स माइनस वी अपॉन K3, तो E इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी अपॉन K3। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 8 के अंदर जो E की वैल्यू निकली है उसे हमें दोबारा इक्वेशन नंबर 4 में रखना है। इक्वेशन नंबर 4 क्या था, एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट अपॉन ई एस कॉम्प्लेक्स इक्वल टू Km। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, E की वैल्यू रखेंगे, वी मैक्स माइनस वी अपॉन K3। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ E की वैल्यू रख दी। ठीक है, E की वैल्यू रखने के बाद देखो इंटू एस वैसा का वैसा ही है, और अपॉन ई एस है इक्वल टू Km। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ई एस की वैल्यू रखेंगे। ई एस की वैल्यू किससे रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर 9 के अंदर हम ई एस की वैल्यू रखेंगे, तो अब हमने यहाँ क्या किया, ई एस की वैल्यू रख दी। ठीक है, ई एस की वैल्यू क्या थी, V अपॉन K3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो K3 से K3 कैंसिल, अब क्या बचा, वी मैक्स माइनस वी ब्रैकेट इंटू एस अपॉन वी इक्वल टू Km। तो ये तो आ गया है इन द फॉर्म ऑफ Km, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ V, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है भाई। Km को V के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, इधर V इंटू Km आ गया। अब जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर दो, तो V मैक्सिमम इंटू एस माइनस वी एस इक्वल टू वी Km। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, V को कॉमन ले लिया हमने, तो Km प्लस एस आ गया। ठीक है, तो V इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन Km प्लस एक्स। ये है आपकी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। यहाँ तक हमें डराइव करना है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के लिए। अब देखो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन होती क्या है, तो द कांस्टेंट Km इज जनरली नोन एज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, इसकी हमने बात कर ली थी। तो ये है क्या, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स है जो कि इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस के रिलेशनशिप्स को बताता है। अब हम एक कंडीशंस लेते हैं कि सपोज इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 11 के अंदर पुट करते हैं। तो हमने क्या किया, जो v था, v की जगह हमने क्या किया, वी मैक्स अपॉन 2 कर दिया। आगे हमने ऐसा कैसा ही लिख दिया, वी मैक्स इंटू एस अपॉन Km प्लस एस। ठीक है, तो वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट के अंदर हमें पता चलेगा जो Km है वो क्या है, सबस्ट्रेट है। मतलब अगर हम Km की कंसंट्रेशन की बात करें तो वो किसके इक्वल है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की। Km क्या था, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है, इसको ग्राफ से समझते हैं। देखो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर ये फैक्टर्स के अंदर ये ग्राफ पढ़ा था हमने कि अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर तो वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह चलता है कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन आगे जाके कांस्टेंट हो जाता है और वी मैक्सिमम मिल जाता है। अब हमने कंडीशन क्या मांगी थी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो वी मैक्सिमम की हाफ है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर v मैक्सिमम यहाँ आ रहा था, इसका हाफ ले लिया है, v मैक्स अपॉन 2। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट क्या है, Km। मतलब ये बता रहा है कि Km की कंसंट्रेशन कितनी आई है। तो Km की कंसंट्रेशन कहाँ पे पता चलता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अंदर। तो आगे जो फर्दर होगा वो एंजाइम इनिबिशन पढ़ेंगे हम। एंजाइम इनिबिशंस के अंदर जो रिवर्सिबल इनिबिशन है, जिसके अंदर हम Km की वैल्यू की बात करते हैं, जो कि जीपैट के अंदर भी बहुत क्वेश्चंस आता है, ठीक है, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। तो आप ये जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, जो V इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन Km प्लस एक्स लास्ट के अंदर डेराइव हुआ है
है ना, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें, इसको अच्छे से समझ लें। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, उसके अंदर हम फर्दर इसकी अप्लीकेशंस की बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।